नमस्कार दोस्तों, नौकरी वाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू सीरीज का पहला वीडियो, जिसमें आज हम बात करेंगे 30 जनवरी के क्वेश्चन और आंसर की। जिसमें पहला क्वेश्चन है आपको ये रहा। क्वेश्चन ये है कि वैभव फेलोशिप कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपका कथन ये है, यह कार्यक्रम भारतीय डायस्पोरा के वैज्ञानिकों के साथ भारतीय उच्च शैक्षणिक संस्थानों, विश्वविद्यालयों और सार्वजनिक वित्त पोषित वैज्ञानिक संस्थानों के बीच सहयोग की परिकल्पना करता है। ऑप्शन दूसरा है, स्टेटमेंट नंबर 2 है कि वैभव फेलो सहयोग के लिए एक भारतीय संस्थान की पहचान करेगा और अधिकतम 4 वर्षों के लिए 1 वर्ष में 2 महीने तक का समय व्यतीत कर सकता है। तीसरा है, वैभव फेलोशिप कार्यक्रम DST विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। पहला है तीनों सही है, 1 2 3। दूसरा बी ऑप्शन है 1 और 2 दो सही है। तीसरा है कि केवल 2 सही है। चौथा है 1 और 3, मतलब 1 और 3 सही है। आपके पास 2 सेकेंड का टाइम है। अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो चलिए इसका उत्तर जानते हैं। इसका उत्तर है डी, यानी कि डी है। इसका मतलब है कि जो वैभव कार्यक्रम है, वैभव फेलोशिप कार्यक्रम है, वह एक कार्यक्रम है जिसे 2023 से विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, जो कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन काम करता है, के द्वारा चलाया जाता है। यह एक कार्यक्रम है जिसके तहत भारतीय डायस्पोरा, यानी कि भारत के जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो विदेशों में रहते हैं या NRI हैं, तो उनको भारत सरकार कहती है कि आप हमारे देश में आइए और यहाँ के जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, जो NI नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क में एक लिस्टेड कॉलेज और यूनिवर्सिटी हैं, उन संस्थानों में आप जो है रिसर्च कीजिए और अपना योगदान दीजिए, ताकि भारत में भी रिसर्च और रिसर्च का जो कार्यक्रम है जिसमें रिसर्च में सहयोग हो और भारत का भी नया नया पेटेंट भारत भी करा सके। तो जो ऑप्शन नंबर 2 है कि वैभव फेलो सहयोग के लिए एक भारतीय संस्थान की पहचान करेगा। वैभव फेलो का मतलब हो गया जिसका चयन किया जाएगा, और अधिकतम 3 वर्षों के लिए 1 वर्ष में 2 महीने तक, मतलब 1 साल में 2 महीना वो भारत में रह सकता है और अधिकतम 3 वर्ष तक रह सकता है, तक समय व्यतीत कर सकता है और भारतीय विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर रिसर्च को आगे बढ़ा सकता है। तो ये हो गया। अब इसमें एक्चुअली क्या है कि भारत सरकार ने हाल ही में एक रिपोर्ट एक लिस्ट जारी किया है, जो कि इस फेलोशिप योजना का पहला लिस्ट है, जिसमें एक सूची जारी की गई है कि किन किन लोगों का चयन किया गया है इस योजना के लिए। तो ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट द इंडियन इकोनॉमी रिव्यू के अनुसार भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। मतलब कौन सी अर्थव्यवस्था है? 5वीं, 6ठी, 7वीं? ऑप्शन 1 है ए 5वीं, ऑप्शन 2 है 4थी, ऑप्शन 3 है 6ठी और ऑप्शन डी है आपको थर्ड इकोनॉमी। तो आप सब अपना उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है जो है वो 5वीं है, यानी कि भारत जो है वो वर्ल्ड की 5th सबसे लार्ज इकोनॉमी है। हाल ही में एक रिपोर्ट जारी किया गया था, भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया था जिसका शीर्षक था द इंडियन इकोनॉमी ए रिव्यू, जिसमें कहा गया था कि भारत
जो पिछले 10 वर्षों में विश्व की 10वीं अर्थव्यवस्था से, यानी कि 2014 में भारत जो था वो 10वीं अर्थव्यवस्था था वर्ल्ड का, जो कि 2024 में 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है। और अगले 3 वर्षों में भारत 5 ट्रिलियन का इकोनॉमी बन जाएगा। अब दूसरे फैक्ट की बात की जाए इस रिपोर्ट में, तो 13.5 यानी कि 13.5 करोड़ लोग जो है वो गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो 2017 में जो भारत में महिलाओं का श्रम बल में जो योगदान था वो आपको था लगभग 18%, जो कि 2022 में बढ़ के हो गया है लगभग 34, मतलब 34% हो गया है। तो ये एक फैक्ट है। उसके अलावा हमने जाना कि भारत में जो गरीबी रेखा से मतलब नीचे, यानी कि 13.5 करोड़ लोग जो है वो भारत में गरीबी रेखा से नीचे आ गए हैं। ये रिपोर्ट इस रिपोर्ट में बताया गया है। और अगले 3 वर्षों में, यानी कि 2027 तक भारत जो है वो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगी। तो चलिए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में सक्षम नारी सशक्त भारत शीर्षक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। किस मंत्रालय के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, ऑप्शन नंबर 1 है। दूसरा है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। तीसरा है भारतीय उद्योग परिसंघ। चौथा है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं इंडस्ट्री। तो इसका उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर 1, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एवं श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने संयुक्त रूप से नई दिल्ली में भारत मंडपम, जो जहाँ की G20 का शिखर सम्मेलन हुआ था, वहाँ पे सक्षम नारी सशक्त भारत विकसित भारत के लिए कार्यबल में महिलाएं शीर्षक से एक कार्यक्रम की मेजबानी की। कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय महिला एवं बाल विकास और अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने की और केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव द्वारा इस कार्यक्रम में शिरकत की गई। यानी कि ये कार्यक्रम जो था वो 2 मंत्रालयों का संयुक्त कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य व्यापक संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण अपनाकर महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास का मार्ग प्रशस्त करना था। इसने 2 प्रमुख मंत्रालयों को सफलतापूर्वक एक साथ ला दिया। इस सहयोगात्मक प्रयास का उद्देश्य एक समन्वित रणनीति की कल्पना करना और उसे बढ़ावा देना है, जो दोनों मंत्रालयों की शक्तियों और पहलों को एकत्रित करती है, महिला सशक्तिकरण और विकास के लिए अनुकूल माहौल को बढ़ावा देती है और विकसित भारत की दिशा में प्रगति सुनिश्चित करती है। इस कार्यक्रम में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, उद्योग संगठनों के जैसे कि भारतीय उद्योग परिसंघ, फेडरेशन ऑफ इंडियन के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, एसोचैम। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि किस मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया। तो 2 मंत्रालय हो गया, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और श्रम और रोजगार मंत्रालय। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ITFA, जो कि हाल के अखबारों में देखा गया, किससे संबंधित है? यह एक प्रकार का रोबोट है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, पैक्ड खाद्य वस्तुओं से संबंधित है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है सी। अभी WHO ने एक रिपोर्ट जारी की है, इंडस्ट्रियल ITFA का फुल नेम होता है इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस्ड ट्रांस फैटी एसिड्स। WHO ने 5 देशों को औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैटी एसिड को खत्म करने में प्रगति को मान्य करने वाले अपने पहले प्रमाण पत्र को सम्मानित किया है। जैसे
जो डेनमार्क है, लिथुआनिया है, पोलैंड, सऊदी अरब, थाईलैंड ने प्रदर्शित किया है कि उनके पास औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैटी एसिड उन्मूलन के लिए सर्वोत्तम अभ्यास नीति है, जो कि पर्याप्त निगरानी और प्रवर्तन प्रणालियों द्वारा समर्थित है। WHO ने ITFA को खत्म करने के लिए अपनी रिप्लेस पहल के पहले 5 वर्षों के परिणाम भी जारी किए। यानी कि ITFA एक्चुअली है क्या, जैसे जो वेली फैट होता है, मतलब जिसमें फैट का मात्रा जो है ज़्यादा होता है, तो जो प्रोसेस्ड फूड होता है, जैसे चिप्स हो गया, आपको ब्रेड हो गया, तो इसमें जो फैट की मात्रा होती है, नमक जो हो गया, इसमें नमक और चीनी की मात्रा बहुत होती है, तो उनको उनका एक स्टैंडर्ड डिसाइड किया गया है, ताकि जो भी प्रोड्यूस कंपनियां हैं उनको वो लेवल में ला सके और जो बीमारी है इससे उनके उसके प्रभाव को कम किया जा सके। तो इसके लिए जो WHO के द्वारा एक प्रोग्राम चलाया गया था, रिप्लेस, ठीक है। इसके बारे में, इसके बाद भारत की बात की जाए तो जबकि भारत में 2018 में WHO द्वारा निर्धारित महत्वाकांक्षा लक्ष्य 2023 के अंत तक वैश्विक खाद्य आपूर्ति से ITFA को पूरी तरह से खत्म करना था, लेकिन पूरी दुनिया के हर क्षेत्र में इस लक्ष्य की दिशा में प्रगति हुई। अकेले 2023 में नई सर्वोत्तम अभ्यास नीति 7 देशों मिस्र, मैक्सिको, मोल्दोवा, नाइजीरिया, उत्तरी मैसेडोनिया, फिलीपींस में प्रभावी हो गई। ट्रांस फैटी एसिड ठोस वसा के लिए अर्धठोस होते हैं, जो 2 रूपों में पाए जाते हैं। एक है औद्योगिक रूप से उत्पादित और प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले। TFA का सेवन दिल के दौरे और हृदय रोग से मृत्यु के बढ़ते जोखिम से जुड़ा हुआ है। TFA के कोई ज्ञात स्वास्थ्य लाभ नहीं है। ITFA में उच्च खाद्य पदार्थ हो, जैसे तले हुए खाद्य पदार्थ, केक और भोजन तैयार भोजन अक्सर चीनी और वसा नमक में उच्च होते हैं। तो ये आपका है। इसमें क्या है ना कि जैसे हार्ट अटैक की समस्या आजकल ज़्यादा हो रही है, तो जो ITFA जब बढ़ जाता है ना, जो ट्रांस फैट की मात्रा जब बढ़ जाती है, तो हार्ट अटैक का समस्या जो है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन था जिसका आंसर है आपको एक जो क्वेश्चन था उसका WHO के द्वारा इसका एक लिस्ट जारी किया गया था, जिसमें आपको डेनमार्क, लिथुआनिया, पोलैंड, इन देशों को एक सर्टिफिकेट जारी किया गया कि इन देशों के द्वारा इन स्टैंडर्ड का पालन किया गया है, ठीक है। और क्वेश्चन का आंसर था आपको पैक्ड खाद्य पदार्थ के संबंध में। तो 5वां क्वेश्चन है कि भारत 5G पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। अभी हाल ही में एक मीटिंग हुआ था, आयोजन हुआ था दिल्ली में, जिसमें एक पोर्टल लॉन्च किया गया था, भारत 5G पोर्टल। तो इसमें है संचार मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सामाजिक मामलों का मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा संचार मंत्रालय। चलिए इसकी डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं। तो डिजिटल संचार आयोग के अध्यक्ष और संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग के सचिव डॉक्टर नीरज मित्तल ने भारत टेलीकॉम 2024 एक विशेष अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के मौके पर भारत 5G पोर्टल, एक एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया, जिस एक्सपो का आयोजन डॉट के सहयोग से टेलीकॉम इक्विपमेंट एवं सर्विसेज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल द्वारा किया जा रहा है। अपनी पहल के हिस्से के रूप में डॉट ने एकीकृत पोर्टल पर 5G मतलब 6G रिसर्च एंड डेवलपमेंट के प्रस्ताव के लिए कॉल की घोषणा की, जिसमें 6G पारिस्थितिक तंत्र पर विकसित कर त्वरित अनुसंधान के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए। मतलब ये एक ऐसा पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसमें आपको 5G और 5G तो चल ही रहा है, अब चूंकि 6G आने वाला है, तो 6G के संबंध में जो भी इकोसिस्टम डेवलप करना है, उससे संबंधित अगर किसी के पास कोई प्रस्ताव है, तो वो भारत सरकार को सीधे इस पोर्टल के माध्यम से दे सकता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वन भारत साड़ी वॉकेथॉन का आयोजन किस स्थान पर करेगा।
वन भारत साड़ी वॉकाथॉन का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा। ठीक है, तो ये एक्चुअली फरवरी में होने वाला है, तो किस स्थान पर किया जाएगा। तो चलिए, एक है आपको उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली। तो इसका आयोजन जो है आपको कपड़ा मंत्रालय 3 फरवरी से 8 फरवरी के बीच कोटा में, यानी कि राजस्थान के कोटा में आत्मनिर्भर भारत उत्सव के संयोजन में 4 फरवरी को दशहरा ग्राउंड शक्तिनगर कोटा राजस्थान में वन भारत साड़ी वॉकाथॉन का आयोजन कर रहा है। कपड़ा मंत्रालय के द्वारा वन भारत साड़ी वॉकाथॉन का आयोजन किया जा रहा है। इससे पहले सफल प्रतिक्रिया के साथ सूरत में 9 अप्रैल को 2023 को, मुंबई में 10 दिसंबर 2023 में साड़ी वॉकाथॉन का आयोजन हो चुका है। 2 संस्करण में वस्त्र उद्योग की भावना को बढ़ावा देने और स्थानीय के लिए मुखर विचार का समर्थन करने के लिए हजारों महिलाएं अपने राज्य के गौरव का प्रतिनिधित्व करने वाली साड़ियां पहनकर आई। इस प्रकार भारत में आत्मनिर्भरता का जश्न मनाने के लिए 10 जनवरी से 10 जनवरी 2024 तक भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2014 का आयोजन किया जा रहा है। तो अगर 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, तो पहला का कहाँ आयोजन हुआ था, मुंबई में हुआ था। पहला आयोजित हुआ था मुंबई में। दूसरा जो आयोजित हुआ था आपको ये पहला सूरत में हुआ था, जो कि अप्रैल में हुआ था। दूसरा मुंबई में आपको दिसंबर में हुआ था, और तीसरा जो है आपको ये फरवरी 2024 में हो रहा है, और ये कोटा राजस्थान में हो रहा है। तो ये 3 आपको याद कर सकते हैं कि पहला कब हुआ था, तो अप्रैल में हुआ था सूरत में, दूसरा कब हुआ था, मुंबई में हुआ था, और तीसरा जो हुआ था वो आपको कोटा राजस्थान में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो शीतकालीन खेल 2024 का पहला भाग कहाँ आयोजित किया जाएगा। क्वेश्चन है कि शीतकालीन खेल का 2024 का पहला भाग कहाँ आयोजित किया जाएगा। आपका उत्तर है इसमें लद्दाख इसका उत्तर है। इसकी डिस्क्रिप्शन की बात की जाए तो मस्कट, ये जो आप देख रहे हैं ना, इसको मस्कट बोला जाता है। तो मस्कट एंड लोगो ऑफ द खेलो इंडिया विंटर गेम्स को अनुराग ठाकुर के द्वारा लॉन्च किया गया है। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द विंटर गेम्स, ए माउथ वाटरिंग इवेंट ऑफ विंटर स्पोर्ट्स एथलीट्स विल बी हेल्ड इन यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम फरवरी 2 से 6। The second portion is scheduled to in गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर from 21 to 26 फरवरी। तो इसको 2 पार्ट में आयोजित किया जाता है। पहला जो पार्ट है वो आपको आयोजित किया जाएगा 2 से 6 फरवरी के बीच में, जो कि लद्दाख में आयोजित होगा, और इसका दूसरा जो भाग है वो आपको आयोजित किया जाएगा गुलमर्ग, जम्मू और कश्मीर में 21 से 25 के बीच में। और ये जो है आपका मस्कट है, और ये है खेलो इंडिया का आपको लोगो इसका बात करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा सदस्य को मनोनीत करने की शक्ति निहित है। तो ऑप्शन 1 है अनुच्छेद 77, अनुच्छेद 80, ऑप्शन 2 है, ऑप्शन 3 है 56, और ऑप्शन 4 है अनुच्छेद 74। इसका आंसर है आपको बी, यानी कि आर्टिकल 80 क्लॉज 3 में वर्णित किया गया है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में सदस्य मनोनीत कर सकता है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस शक्ति का प्रयोग करते हुए श्री सतनाम संधू को राज्यसभा का सदस्य नियुक्त किया गया है। सतनाम संधू एक बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट हैं, और ये इनके द्वारा काफ़ी एजुकेशन के फील्ड में काम किया गया है। तो अभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सतनाम संधू कौन है और ये क्या करते हैं। तो सतनाम संधू जिनको राज्यसभा में मनोनीत किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा, तो आर्टिकल 80 क्लॉज 3 के तहत। अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है, पैरामिलिट्री और मिलिट्री सेवाओं में सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र सीमा क्या है? तो अधिकतम उम्र सीमा पहले जो थी वो अलग थी, अब जो है वो बी यानी कि 60 कर दिया गया है। ठीक है, 60 कर दिया गया है। और हाल ही में गृह मंत्रालय के द्वारा सभी 7 जो पैरामिलिट्री सेवाएं हैं उनमें सेवानिवृत्ति की उम्र को एक समान कर दिया गया है, यानी कि 60 साल कर दिया गया है। 7 पैरामिलिट्री सेवाएं क्या है? तो पहला है असम राइफल्स, दूसरा है बीएसएफ, तीसरा सीआरपीएफ, आईटीबीपी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, और तीसरा है एसएसपी, मतलब 7वां है एसएसपी। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो विश्व विरासत स्थल यानी कि सूची जो होती है उनको कितने वर्गों में विभाजित किया गया था? 3 वर्गों में, यानी कि 3 सूचियों का वर्णन किया गया है। यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल को 3 सूचियों में विभाजित किया है। पहला है सांस्कृतिक, दूसरा है प्राकृतिक और तीसरा है मिश्रित। भारत में वर्तमान में 42 यूनेस्को साइट हैं, जिसमें से 34 जो है वो आपको प्राकृतिक सांस्कृतिक हैं, 34 जो है वो 34 जो है वो सांस्कृतिक हैं, और 7 जो है वो प्राकृतिक हैं। 7 जो है वो प्राकृतिक हैं, 34 जो है वो सांस्कृतिक हैं, और एक जो है वो मिश्रित है। एक जो है आपको मिश्रित है। हाल ही में मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को यूनेस्को की सूची में शामिल करने के लिए भारत ने प्रस्ताव भेजा है। तो इसको भी अगर शामिल कर लिया जाता है तो ये आपको हो जाएगा 43। हालांकि अभी अगर पूछा जाए तो 42 है। कितना है? 42 है। ठीक है, और कितनी सूची में बांटा गया है? तो आपको 3 सूची में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है कि भ्रष्टाचार धारण सूचकांक प्रतिवर्ष किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है विश्व आर्थिक मंच, दूसरा ऑप्शन है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, और तीसरा ऑप्शन है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, और चौथा ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा इंडिया का जो करप्शन इंडेक्स जारी किया, परसेप्शन इंडेक्स जो जारी किया जाता है, तो 2023 में भारत जो है वो 180 देशों में 93 रैंक पे आ गया है। इट इज एन एक्चुअल इंडेक्स रिलीज्ड बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ए ग्लोबल सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, और इसके द्वारा एक वैश्विक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है। सिंस इट्स इंसेप्शन इन 1995, 1995 में इस इंडेक्स की शुरुआत की गई थी, और इसके बाद इसको ग्लोबल इंडेक्स के रूप में जाना जाता है। ठीक है, 12वां क्वेश्चन है एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में। तो पहला ऑप्शन है इसका कि अनामुड़ी चोटी पार्क के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। यह लुप्त प्राय नीलगिरी तहर की सबसे बड़ी जीवित आबादी है। तो इसका ऑप्शन है आपको केवल एक सही है, केवल 2 सही है, केवल 1 और 2 सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? इसमें हो जाएगा दोनों सही है। ठीक है, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान के बारे में अगर बात की जाए तो यह केरल के इडुक्की जिले में के पश्चिमी घाट के किनारे स्थित है। इसे 1978 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। यह पार्क 97 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। हिमालय के दक्षिण में सबसे ऊंची चोटी अनामुड़ी, जो कि 2695 मीटर, पार्क के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। यह हर 12 साल में एक बार खिलने वाले फूल नीलकुरिंजी की भी भूमि है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें सी। ठीक है, यानी कि दोनों हो जाएगा, दोनों सही है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो हिम तेंदुए के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिम तेंदुए हिमालय क्षेत्र सहित उत्तरी और मध्य एशिया के ऊंचे पहाड़ों में एक विशाल क्षेत्र में रहते हैं। ये पहला ऑप्शन है। दूसरा है इसे IUCN रेड लिस्ट के तहत लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसका ऑप्शन, इसका इनमें से कौन सही है? तो केवल एक सही है। ठीक है, एक सही है। सरकार ने हाल ही में कहा है कि भारत में हिम तेंदुए के पहले वैज्ञानिक सर्वेक्षण से पता चलता है कि देश के 718 मायावी बिल्लियों का घर है देश में
मतलब भारत में पाई जाई है। अभी एक रिपोर्ट जारी किया गया था जिसमें ये बताया गया था कि भारत में ये 718 हिम तेंदुए मतलब हैं। हिम तेंदुए हिमालय क्षेत्र सहित उत्तरी और मध्य एशिया के ऊंचे पहाड़ों में एक विशाल क्षेत्र में रहते हैं। भारत में ये जो ऑप्शन नंबर 1 था वो आपको सही था। भारत में यह जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में देखा जाता है। तो भारत में अगर पूछा जाए कहाँ पाया जाता है तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में देखा जाता है। और ये लुप्त प्राय में नहीं, वल्नरेबल लिस्ट में शामिल है। ठीक है, तो आपका है 14वां क्वेश्चन है डिमेंशिया। डिमेंशिया क्या है? याद रखने, सोचने का, निर्णय लेने की क्षमता खराब होना, अल्जाइमर रोग, मनोभ्रंश का सबसे आम प्रकार है ऊपर के सभी। तो इसमें जो है वो दोनों सही है, यानी कि ये भी सही है और ये भी सही, यानी कि सी आंसर हो जाएगा। डिमेंशिया, डिमेंशिया कोई विशिष्ट बीमारी नहीं है, बल्कि यह याद रखने, सोचने या निर्णय लेने की क्षमता के लिए एक सामान्य शब्द है जो रोजमर्रा की गतिविधियों में बाधा उत्पन्न करता है। अल्जाइमर रोग मनोभ्रंश का सबसे आम प्रकार है। हालांकि मनोभ्रंश के कई अन्य प्रकार भी हैं जिसमें से प्रत्येक के अपने अंतर्निहित कारण हैं। डिमेंशिया के कुछ सामान्य प्रकारों में शामिल हैं वेस्कुलर डिमेंशिया, लेवी बॉडी डिमेंशिया, फ्रंटाटेम्पोरल डिमेंशिया और मिक्स्ड डिमेंशिया। हालांकि मनोभ्रंश ज़्यादातर वृद्ध वयस्कों को प्रभावित करता है, यह सामान्य उम्र बढ़ने का हिस्सा नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि डिमेंशिया जो है वो एक बीमारी है और ये सोचने समझने की क्षमता को कम करता है। मतलब तो 15वां क्वेश्चन है कि किस देश के द्वारा H1B वीजा जारी किया जाता है? तो ये लगभग सबको पता होगा, ये जारी किया जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए। वीजा के बारे में अगर हम बात की जाए H1B वीजा के बारे में, तो यह एक अप्रवासी वीजा है जो कि अमेरिकी कंपनियों को विशेष व्यवसायों में विदेशी श्रमिकों को नियुक्त करने की अनुमति देता है, जिसके लिए एक विशिष्ट निर्दिष्ट अवधि के लिए औद्योगिक, सैद्धांतिक या तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। यानी कि कोई इंजीनियर अमेरिकी कंपनी भारतीय इंजीनियर को हायर करती है तो वो H1B वीजा जारी करती है। ठीक है, यह एक विशेष व्यवसाय है जिसके लिए अत्यधिक विशिष्ट ज्ञान के अनुप्रयोग और कम से कम स्नातक डिग्री या इसके समकक्ष की डिग्री की प्राप्त होना आवश्यकता है। H1B वीजा प्रावधानों का उद्देश्य उन योग्य व्यक्तियों के अस्थायी रोजगार को अधिकृत करने के उन नियोक्ताओं की मदद करना है जो अन्यथा अमेरिकी कार्यबल से आवश्यक व्यावसायिक कौशल और क्षमताएं प्राप्त नहीं कर पा रहे। मतलब अमेरिका में कोई इंजीनियर नहीं मिल रहा है तो वो बाहर से भी मंगा सकता है। ठीक है, तो भारत सबसे ज़्यादा तो भारत को H1B वीजा जारी किया जाता है क्योंकि भारतीय इंजीनियर जो होते हैं वो सस्ते दामों पे काम कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सुमांग लीला किस राज्य का पारंपरिक रंगमंच है? तो ये हो जाएगा आपको मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मणिपुर। सुमांग लीला के कलाकार मणिपुर में अस्थायी जातीय हिंसा का खामियाजा भुगत रहे हैं, जो राज्य के जीवंत सांस्कृतिक ताने बाने को भी खतरे में डाल रहे हैं। आप सभी को पता है कि मणिपुर में जो है वो काफ़ी दिनों से एक अस्थायी इशू चल रहा है और मणिपुर में रंगमंच का एक पारंपरिक रूप है ये लीला, सुमांग लीला। इसमें महिला कलाकारों की सभी भूमिकाएं पुरुष अभिनेताओं द्वारा निभाई जाती हैं और महिला थिएटर समूहों के मामलों में पुरुष पात्रों की भूमिका महिला कलाकारों द्वारा निभाई जाती है। इसमें महिला कलाकारों की सभी भूमिकाएं पुरुष अभिनेताओं द्वारा निभाई जाती हैं और महिला थिएटर समूहों के मामलों में पुरुष पात्रों की भूमिका महिला कलाकारों द्वारा निभाई जाती है। तो हम बात कर रहे थे सुमांग लीला के बारे में जो कि मणिपुर से संबंधित है। और अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस क्षेत्र में से कंगारू छिपकली की एक नई प्रजाति की खोज की है? तो ये हो जाएगा आपका पश्चिमी घाट। इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। रिसेंटली साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड ए न्यू कंगारू लिजार्ड स्पेसिफिक फ्रॉम द वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट आंसर हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। द न्यू स्पेसिफिक अगस्था यामा एज एंड नॉर्दर्न कंगारू लिजार्ड belongs to the Agamidi
फैमिली, मतलब ये अगामेडी फैमिली से बिलोंग करती है। अब तो अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो प्रयोगशाला में विकसित मछली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी यह मछली से विशिष्ट कोशिकाओं को अलग करके निर्मित किया जाता है, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है अंतिम उत्पाद असली मछली के मांस की बनावट और पोषण युगों को दोहराता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक सही है, दो सही है, एक और दो दोनों सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि दोनों सही। रिसेंटली ICAR सेंट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, ICAR का एक विंग है सेंट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ICAR सेंट्रल रिसर्च मैरीन इंस्टीट्यूट has entered into a collaborative research agreement with a private sector startup offering cultivated meat technology solution to grow fish meat in the laboratory। मतलब एक स्टार्टअप के साथ इन्होंने एक टाई अप किया है ताकि रिसर्च किया जाए और जो मछली होती है उसका जो लैब में उसका मीट तैयार की मछली का जो वो तैयार किया जाए, फिश मीट तैयार किया जाए ताकि उसके डिमांड को पूरा किया जाए। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो सिंगचुंग बुगुन ग्राम सामुदायिक रिजर्व जो कि हाल ही में समाचारों में देखा गया किस राज्य से संबंधित है? पहला ऑप्शन हो जाएगा असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और मणिपुर। तो चलिए इसके आंसर की बात करी जाए तो ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो हाल ही में सी बोर्ड चर्चा में था, निम्नलिखित में से कौन सा इसका सबसे अच्छा वर्णन करता है? सी बोट यह एक नया मॉलवेयर है जो क्लाइंट के कंप्यूटर को हैक करता है और उसकी कंप्यूटिंग शक्तियों का उपयोग करता है। दूसरा है यह एक नया बॉट है जो स्वचालित रूप से क्रिप्टो करेंसी को माइन करता है। तीसरा है यह प्रवाल भित्तियों पर निगरानी बढ़ाने के लिए उन्नत सुविधाओं वाला एक रोबोट है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपको तीसरा हो जाएगा। यह एक नया रोबोट है जो इंसानों की तरह कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण के से अपनी ऊर्जा प्राप्त करता है। तो नहीं, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि प्रवाल भित्ति। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोलॉजी के द्वारा कोरल रीफ की निगरानी के लिए इस रोबोट को बनाया गया है जिसका नाम है सी बोट। तो ये था आज का डिस्कशन। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर नए हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद।